नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एजुकेशन टिप्स एंड फन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10 से रिलेटेड साइंस कैलकुलेशन केमिस्ट्री से। फर्स्ट चैप्टर है इस क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम दो भागों में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला भाग अभी आपके सामने ये आने वाला है और इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप कोशिश करके पढ़ेंगे तो आशा करता हूँ कि समझ में भी आपको आएगा। तो दोस्तों, आते हैं सीधा चैप्टर पर और हम समझते हैं क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना होता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो डिफिनेशन उसकी होगी, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस जो है वो एक दूसरे नए प्रकार के सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक कोई भी तत्व, कोई भी सब्सटेंस एक साथ मिलकर कोई एक तीसरे नए चीज का निर्माण करें तो ऐसी प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। और इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। और ये ध्यान रखना है कि ये एक बार जो दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट जो हमने सब्सटेंस मिलाकर एक नया प्रोडक्ट हमने तैयार किया है, फिर इसको पुनः उन्हीं जो इनको मिलाया था हमने पुनः रिवर्स नहीं कर सकते। कहने मतलब जो हमारा सब्सटेंस प्रोडक्ट के रूप में बना है उसको जिन जिन चीज़ों को मिलाकर नई चीज़ बनाई गई है, हम उस चीज़ से चाहें कि पुनः हम उसी रूप में उनको फिर ले आएँ तो हम ये हमारा फिजिकल मेथड यानी कि भौतिक प्रक्रिया से संभव नहीं है। ये फिजिकल मेथड क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। कुछ एग्जांपल आपको दिए गए, जैसे मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, ये सारे मेथड्स होते हैं जो हमारी फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल मेथड्स कहलाती हैं। तो कहने का मतलब, हम चुंबकीय शक्ति के द्वारा, इवापोरेशन के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इसको पुनः हम उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ऐसी प्रक्रिया हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हमने मिलाए हैं और जो नया प्रोडक्ट हमको बना मिलेगा, हो सकता है उसमें चेंज इन स्टेज, अवस्था भी बदल सकती हो सकता है। दो चीज़ें हमने वो लिक्विड में मिलाई थी और हमको सॉलिड प्राप्त हो जाए प्रोडक्ट के रूप में, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे हो सकती है। तो पहला है चेंज इन स्टेट, जो हमारा पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा। ये चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था चेंज कर सकता है। दूसरा है चेंज इन कलर। रिएक्टेंट जो हमने मिलाए हैं, कहने का मतलब जो दो चीज़ें हमने मिलाई हैं उनके कलर हो सकता है कोई भिन्न भिन्न हो, और प्रोडक्ट हमारा जो सब्सटेंस नया बन के आएगा जो मिलकर, उसका कलर कोई दूसरा हो सकता है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, उनके तापमान में बदलाव हो सकता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई गैसेस भी निकल सकती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोज के जीवन में जो है केमिकल इक्वेशन किन किन चीज़ों में हम देखने को मिलता है रोज, वो है हमारा, जैसे फर्स्ट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। हम भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, भोजन हमारे अंदर पचता है, तो जो पचने की प्रक्रिया है ये भी हमारा एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। रेस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं, ये भी हमारी एक केमिकल प्रक्रिया, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू में आती है। फिर तीसरा, जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, यह भी एक केमिकल प्रक्रिया है। ये स्लो प्रोसेस है,
तुरंत नहीं होती, या 1-2 घंटे में नहीं होती, या 1 दिन में नहीं होती है। स्लो प्रोसेस है, इसको 1 हफ्ते से 1 महीनों लग सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दूध से दही बनना, यह भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया में ही आता है। उसके बाद अगले टॉपिक पर आगे चलते हैं। इसी पर अगला टॉपिक है रिएक्टेंट। ध्यान से देखना है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, और दूसरा हमारा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के विषय में हमको पढ़ना है। देखिए, रिएक्टेंट क्या होता है, हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज उसमें पार्टिसिपेट करती है, हिस्सा लेती है, भाग लेती है, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और दूसरा आता है हमारा प्रोडक्ट, यानी द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें जो चीज हमको प्राप्त होती है, वो हमारे लिए हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं, या सीधा सीधा हम कह सकते हैं वो प्रोडक्ट कहलाती है। यानी कि रिएक्टेंट जो 2 या 2 से अधिक चीजें मिलाते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और उन मिलाने के बाद जो हमको नई चीज, न्यू सब्सटेंस हमको प्राप्त होता है, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोई मैग्नीशियम रिबन को हम हवा में जलाएंगे, हवा में जलाने का मतलब ऑक्सीजन में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, क्योंकि एयर जो जलने में हमारी जो सहायक गैस होती है वो ऑक्सीजन ही होती है, इसलिए एयर की जगह पर हम ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ही लिखना उचित होगा। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर या बर्न इन ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे ऐसी परिस्थिति में हमारे रिएक्टेंट हो गए, एक मैग्नीशियम, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हमारा इसमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन, it can be represented by the chemical equation. It involves used of symbol of substance of reactant and product with mention of physical state. कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारे केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके सिंबॉलिक रूप में, सिंबल्स के रूप में। इन यूजेस ऑफ सिंबल, इसमें हम इक्वेशन में किसी भी सब्सटेंस है, कोई भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, दोनों रूप में। और उनका कभी कभी फिजिकल स्टेट भी हमको लिखना पड़ता है, और फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। हमारे फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, जैसे कि हमारी चीज़ें किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो 4 प्रकार के आपको स्टेज दिखाए जा रहे हैं। नंबर 1 सॉलिड, और इसका सिंबल होता है एस, एस से दर्शाएंगे, इसका मतलब वो हमारा कंपाउंड जो होगा वो सॉलिड होगा। लिक्विड एल से, गैस को जी से, और एक आता है एक्यू मीन्स एक्वस। एक्वस क्या होता है, इसको आपको समझ लेना है। एक्वस सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। कहने का मतलब जो चीज हमारी पानी में घुली हुई होगी, पानी के साथ जिसको घोलेंगे, वैसा सॉल्यूशन हमारा एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हमारा लिक्विड का मतलब जो होगा, लिक्विड हमारा किसी एक प्रकार का प्योर चीज भी हो सकती है, या मान लीजिए, लेकिन अगर कोई सॉलिड स्टेट की कोई भी चीज या कैसी भी कोई भी चीज अगर उसको पानी के साथ मिला देंगे तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे होते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक बार फिर समझ लीजिएगा, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें सिंबल यूज होते हैं ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के सिंबल यूज होते हैं। अच्छा, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के सिंबल यूज करते हैं, विद मेंशन ऑफ द फिजिकल स्टेट, और उसके साथ साथ उसका फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बन जाता है। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हाउ टू बैलेंस आ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस आ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। बैलेंस करने का मतलब, जैसे आपको एक इक्वेशन हम दे रहे हैं, देखिए Fe प्लस H2O, इस प्रकार से हमारा बनेगा Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसमें से बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, आपको समझना है। देखिए इसमें क्या होता है, हाउ टू बैलेंस। देखिए जब केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट के टाइप में होंगे
उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। ध्यान रखना, जो ये एरो होता है, एरो की टेल की तरफ रिएक्टेंट पाए जाते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और एरो की हेड की तरफ हमारा प्रोडक्ट होता है। हमको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट हमारा एक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, रिएक्टेंट दो या दो से अधिक होते हैं जनरली। अब देखते हैं, अगर यहाँ पर ध्यान से इसको बैलेंस करने के लिए आपको मैंने एक टेबल दे रखी है, इस टेबल से हम समझ सकते हैं। तो कैसे, जैसे हम रिएक्टेंट में देखा कि Fe यानी कि आयरन यहाँ पर कुल 1 Fe है, और यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्ट में 3 है। तो रिएक्टेंट में कितने हैं, पहले हम इस तरह से लिख लेंगे। रिएक्टेंट में 1 आयरन है और प्रोडक्ट में हमारे 3 हो गए। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन में देखते हैं, यहाँ पर H2 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारे 2 बराबर हो गए। फिर ऑक्सीजन देखते हैं, वहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। इसका मतलब रिएक्टेंट पर हमारा 1 है और यहाँ पर हमारे हो गए 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन जितने रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में है। ये तो हमारे बैलेंस है, लेकिन Fe जो है वो 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। और जब कोई चीज़ हम 1 मिलाएंगे तो 3 हमको कहाँ से प्राप्त होगी, इसका मतलब है बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए हम करते क्या, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम ध्यान रखेंगे, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके दोनों तरफ हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। यानी कि बैलेंस करने के लिए जो भी हम करेंगे, इन ब्रैकेट्स के बाहर आगे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ नहीं करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है Fe 1 है और यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब हो गया, इसको 3 कैसे करेंगे, जब 1 को 3 से गुणा कर दें तो हमारा 3 आ जाएगा, तब हमारा 3 हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट में हमको 3 का गुणा करना है, तो इस रिएक्टेंट पे हम यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन तो 2 के 2 बराबर हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब इसको भी 1 से अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अब ध्यान रखना, यहाँ पर कितना रिएक्टेंट में ही कम था। देखो, रिएक्टेंट में हमने मल्टीप्लाई किया, इसलिए रिएक्टेंट की तरफ 3 लिखा। फिर यहाँ पर रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन 1 है और रिएक्टेंट की तरफ हमने गुणा किया, तो कितने का गुणा किया, 4 का। तो हमको रिएक्टेंट की तरफ ही 4 से गुणा करना है। तो हम अगर रिएक्टेंट की तरफ ही 4 से गुणा यहाँ पर मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, तो अब जब ब्रैकेट के बाहर हम रिएक्टेंट का 4 से गुणा करेंगे, तो ध्यान रखना, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन अब केवल ऑक्सीजन के साथ नहीं है, हाइड्रोजन के साथ भी हो गया। तो अब एक हिसाब से देखा गया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन अब हो गया, यहाँ पर पहले 2 था और 2 से 4 गुना हो गया, यानी 8। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखने को हमको ये मिलता है कि जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हमारे हाइड्रोजन जो हमारा वो अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में हो गए टोटल 8 और यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास है सिर्फ 2। इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 8 हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई हमको यहाँ भी कर देना है। तो इस प्रकार से इसका बैलेंस फॉर्म हमारा निकल के आता है 3Fe प्लस 4H2O और इसका प्रोडक्ट इस तरह से हमारा तैयार होगा Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस करता है। इसका कोई पर्टिकुलर नियम नहीं होता, इसको ट्रायल एंड हिट मेथड से ही करते हैं और जब कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टेबल की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम इसको ये कर सकते हैं। अब इसी में दूसरी चीज अभी आपने जैसे केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ी थी, लास्ट में भी दे रहा था विद मेंशन देयर फिजिकल स्टेट। अगर इसको हम फिजिकल स्टेट के हिसाब से ही अगर हम वो करें तो कैसे करेंगे, जैसे हमारा Fe जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, प्लस जो हमारा H2O होगा वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसी प्रकार जो हमारा Fe3O4 बनेगा और प्लस H2 जो बनेगा ये हमारा हो जाएगा सॉलिड और ये हमारी हो जाएगी गैस। अब बैलेंस करने पर यहाँ पर 3 था, यहाँ पर ऐसे करके ये 4 था और यहाँ पर ये 4 था। इस तरह से हम इसके ये स्टेट मेंशन कर देते हैं, यानी कि
जो फेरस होगा वो सॉलिड स्टेट में है, H2O वाटर ये लिक्विड स्टेट में होगा, Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड ये हमारा जो है वो भी सॉलिड स्टेट में होगा, ठोस होगा, और हमारी H2 गैस होती है जो कि G के सिंबल से दर्शाती है, हमारा आ जाता है गैस। इसी प्रकार से अगले टॉपिक पे आते हैं, हाउ डू वी नीड अ बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी जो पीछे अभी आपको बताया गया कि बैलेंस इक्वेशन को करना है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ध्यान रखना दोस्तों। ये इसको हम समझते हैं एक नियम के द्वारा जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके नियम पर क्या होता है, देखिए सब लिखा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना ही हम जो है क्रिएट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई चीज़ हम जितनी मात्रा में रिएक्टेंट हम जितनी चीज़ मिलाकर कोई नया चीज़ बना रहे हैं, तो जितनी मात्रा हम मिलाएंगे हमारा प्रोडक्ट भी उतना ही तैयार होगा, कम या अधिक नहीं तैयार होता है कि हमने कोई रिएक्टेंट थोड़ा सा मिलाया हमको प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाए, या हमने कोई रिएक्टेंट जितना मिलाया प्रोडक्ट उससे हमको कम मिले। केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ नहीं होती, यानी जितना हम रिएक्टेंट मिलाएंगे हमको उतना ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा। इसलिए केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करना होता है कि हमने जितना रिएक्टेंट, जितनी मात्रा में जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है कि नहीं। इसीलिए आगे देखिए लिखा है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसीलिए हमने अभी कहा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स की संख्या होगी जो इस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, वो रिएक्शन शुड रिमेन सेम होने क्या चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी दोनों की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या में बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए हमको उनको बैलेंस करना पड़ता है। फिर आगे आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार, यानी कितने प्रकार का हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट वन, पहला प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर हमारा कोई एक प्रोडक्ट तैयार हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सच दैट, देखिए यहाँ पर जैसे दिया है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट है, एक हमारा आ गया ए और दूसरा हो गया बी। इस प्रकार से दो ए और बी रिएक्टेंट को मिलाया, हमारा एक तीसरा प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया ए बी, यानी कि रिएक्टेंट हमारे दो थे और प्रोडक्ट हमारा एक तैयार हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। यदि जैसे बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोल मीन्स कोयला, कोयले का जलना, तो कोयले में कार्बन आता है और जब जलेगा तो यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही चलती है कोई चीज, तो C+O2 यानी कार्बन और प्लस ऑक्सीजन दो चीज का रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने पर यानी कि कोई भी कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चलेगा, तो जलेगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज करेगी। अब इसको हम जो है फिजिकल उसमें देखते हैं, तो कार्बन हमारा सॉलिड है और जो ऑक्सीजन है ये गैस है। इसी प्रकार CO2 जो हमारी बनेगी वो गैस के फॉर्म में हो जाएगी, ये इस तरह से। फिर इसका सेकेंड पार्ट हमारा आता है, पहला था कंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का प्रोसेस जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट, यानी कि इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, इन दिस रिएक्शन, ऐसी प्रक्रिया में अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया में कोई भी जो कंपाउंड होगा, यौगिक होंगे, वो स्प्लिट टूट जाते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में, यानी प्रोडक्ट के रूप में टूट जाते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमने एक सब्सटेंस लिया ए और वो उसके दो प्रोडक्ट तैयार हो गए, तो ध्यान रखना डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये नहीं होगा जिसके प्रोडक्ट दो या दो से अधिक हो। उसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा ये होता है जिसमें रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट उसके दो या दो से अधिक बन जाए, तो ऐसे रिएक्शन हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन नीचे आपको जैसे दिख रहा होगा, तीन
पॉइंट्स में आपको दिया है। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ये तीन जो है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जो भाग हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो अभी हमने बताया कि कोई एक ही रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो तीन प्रकार से बनते हैं। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। अब इस थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन को हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? व्हेन डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाय द हीटिंग, कहने का मतलब जब डिकम्पोजिशन यानी रिएक्शन जो है वो हीटिंग इफेक्ट के थ्रू हो, यानी कि हीट के द्वारा कोई चीजें अलग हों, तो ऐसी चीजों को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया है CaSO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको जब हीट करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाता है। एक हमारा आता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सॉलिड स्टेट में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैसेस स्टेट में होगी। तो जब कहने का अर्थ क्या हुआ, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे दो रिएक्टेंट हमको देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो, अब बाय हीटिंग इफेक्ट के द्वारा वो दो भागों में टूट जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है? व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, कहने का मतलब जब कोई हमारा ऐसा एक रिएक्टेंट जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो दो भागों में, दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाए, तो ऐसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे हमारे देखिए H2O वाटर, जो कि आगे L दिया मतलब लिक्विड स्टेज में है होता है। तो जब H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन दो उसमें टूट जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरा जो इसका पार्ट था, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में ये हो और ऐसा रिएक्टेंट जिसके दो भागों में वो टूट जाए, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की वजह से, सनलाइट की उपस्थिति में कोई एक रिएक्टेंट अगर दो भागों में या दो प्रोडक्ट हमको दे देता है, दो भागों में टूट जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए नीचे दिया, जैसे AgCl, Ag सिल्वर को बोलते हैं ना, और उसको दो भागों में अगर तोड़ा जाएगा तो वो Ag और प्लस Cl2 यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाएगा। ये ऐसे रिएक्शन को हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ऐसे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज हम करते हैं, देखो दिखा है अबोव रिएक्शन में से ऊपर AgCl वाला। अबोव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ऐसी फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम प्रयोग करते हैं। फिर आगे इसका उसके बाद तीसरा भाग, यानी पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके पार्ट हमने पढ़ लिए। अब तीसरा भाग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी की जगह खुद ले लेना और उसकी जगह अपने को अपनी जगह को उसको दे देना, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है क्या इसमें, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फॉर्म इट्स सॉल्यूशन। कहने मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हमारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं, वो स्थान को परिवर्तित कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि अगर कोई हमारा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह पर बैठ जाएगा और उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर कर देगा। तो ऐसी प्रोसेस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको नीचे दिया गया, जैसे हमारा फेरस है,
सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट ये एक्वस फॉर्म में होगा। अगर इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान रखना कॉपर यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा फेरस है। तो अब देखते हैं आयरन जो होता है, फेरस मीन्स आयरन, आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव होगा। तो अभी जैसे हमने पढ़ा है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं, कि ये मोर रिएक्टिव तो ये डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करने का मतलब हो गया कि ये जो Cu होगा वो F की जगह पर चला जाएगा, यानी कि FeSO4 बना देगा, यानी फेरस सल्फेट, और ये कॉपर हमारा बाहर हो गया, यानी कि Fe की जगह पर Cu चला गया और Cu Fe की जगह पर आ गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर आगे उसका चौथा भाग आपका आता है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन मीन्स अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक नया कंपाउंड हमारा बनता है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन के म्यूचुअल एक्सचेंज के द्वारा बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में। जैसे एग्जांपल के रूप में दिया है Na2SO4 और BaCl2 दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे। तो इसमें क्या होगा, Na2SO4 में Na2 और Ba ये आपस में कैंसिल होंगे, मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो SO4 है होगा उसके साथ ये Ba लग जाएगा, यानी कि BaSO4, और इसके बाद जो Na2 यहाँ पर बचा और यहाँ पर Cl2 बचा, यानी कि दो सोडियम है, दो क्लोराइड, इसलिए 2NaCl। इस तरीके से ये हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ऐसे टाइप का रिएक्शन हमारा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। आशा है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। इतना चैप्टर थोड़ा तेजी से हम बताए हैं, अभी पूरा चैप्टर नहीं हुआ, अभी इसके बाद हमको और भी पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसके आगे भी अभी थोड़ा सा भाग और बचा है, वो आपको अगले भाग में बताएंगे। अभी इस पार्ट में बस इतना ही। आशा करता हूँ इसको ध्यान से एक बार अच्छे से समझिएगा, फिर अपनी बुक की सहायता से नोटबुक की मदद लेते हुए इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और दोस्तों लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।